हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं सेकंड बुक की सेकंड यूनिट का चैप्टर नंबर फर्स्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। अब देखेंगे ह्यूमन कैपिटल के बारे में। देखो बच्चों, ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या है? टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, वो उसका ह्यूमन रिसोर्स है। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? एक प्रोसेस है। क्या है? एक प्रोसेस है जिससे गुजरने के बाद एक ह्यूमन रिसोर्स क्या बनता है? ह्यूमन कैपिटल बनता है। प्रोसेस में होता क्या है? प्रोसेस में इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सन विद स्किल्स, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। अगर किसी ह्यूमन रिसोर्स, किसी ह्यूमन को स्किल्स मिल जाए, एजुकेशन मिल जाए, एक्सपीरियंस मिल जाए, तो वो क्या बन जाता है? तो वो बन जाता है ह्यूमन कैपिटल। और ह्यूमन कैपिटल को दर्शाया गया है, इट इज द फ्लो कंसेप्ट ऑफ एडिंग टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओवर टाइम। तो ह्यूमन कैपिटल की स्टॉक को बढ़ाना, यानी ह्यूमन कैपिटल वाले लोगों को बढ़ाना ही क्या है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। ठीक है। ह्यूमन कैपिटल डिफाइन कैसे किया गया है? स्टॉक ऑफ स्किल, एबिलिटी एंड एक्सपर्टीज, एजुकेशन एंड हेल्थ एम्बॉडीड इन अ पीपल। इट इज द स्टॉक कंसेप्ट मेजर एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन फ्लो कंसेप्ट है जो पीरियड ऑफ टाइम में कन्वर्ट होता है। और ह्यूमन कैपिटल क्या है? स्टॉक कंसेप्ट है जो कि एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम बताते हैं। मैं बोलता हूँ आपकी कंट्री में कितने ह्यूमन कैपिटल हैं आज की डेट में, तो ये क्या है? स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है ना। तो बता रहा हूँ कि मेरी कंट्री में इतने ह्यूमन कैपिटल है आज की डेट में, तो ये क्या स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, और उसको बता रहा हूँ मैं ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल कौन होते हैं? जिसके पास एजुकेशन हो, स्किल्स हो, है ना, हेल्थ हो, ऐसे पीपल को बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। अब देखिए फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल में डिफरेंस। फिजिकल कैपिटल में आपकी मशीनें आ जाती है, मशीनें, बिल्डिंग। और ह्यूमन कैपिटल में आते हैं आपके नॉलेजेबल, स्किल्ड इंसान। ठीक है। सेपरेबल, क्योंकि फिजिकल कैपिटल से उसके ओनर को सेपरेट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन कैपिटल से उसकी स्किल से उसके ओनर को सेपरेट नहीं कर सकते। मोबिलिटी, इसे मोबिल करना आसान नहीं होता, इसको मोबिल करना आसान। इसको मोबिल करना, देखो सेंस, मोबिल का मतलब यहाँ सेंस बन रहा है फिजिकली मूवमेंट। तो मशीनों को आप इधर से उधर ले जा सकते हो, फिजिकल कैपिटल को ले जा सकते हो, लेकिन लैंड को छोड़ करके। लेकिन आपकी जो ह्यूमन कैपिटल है उसको इधर से उधर मूवमेंट करना मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि वो क्या है? वो जुड़ी रहती है इंसान की बॉडी से, उसके माइंड से, उसकी सोशल से, उसके कल्चर से। ठीक है। अब है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगता है इस पे? हाँ लगता है। इस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, क्योंकि समय के साथ साथ स्किल्स आपकी और निखरती हैं, डेप्रिशिएट नहीं होती। बेनिफिट, बेनिफिट आता है प्राइवेट बेनिफिट, यानी कि प्रॉफिट कमाते हैं ओनर इसके। और ह्यूमन कैपिटल से लोग प्रॉफिट तो कमाती है, इनकम तो कमाती है, साथ ही साथ सोशल बेनिफिट भी कमाते हैं। अब हम देखेंगे 5 पिलर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के 5 पिलर्स क्या है, यानी इनपुट्स क्या है, वो क्या इनपुट है ह्यूमन रिसोर्स की। तो पहला है एजुकेशन। एजुकेशन से ह्यूमन कैपिटल बनना आसान हो जाता है ह्यूमन रिसोर्स का। दूसरा हेल्थ, हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। तीसरा ऑन द जॉब ट्रेनिंग, यानी कि उसे एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या है? रियल लाइफ एक्सपीरियंस। ठीक है। माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब होता है जब एक व्यक्ति एक रीजन छोड़ करके दूसरे रीजन में चला जाता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए और रहने के लिए। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन यानी कि एक्वायरिंग डाटा ऑन जॉब मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन इनेबल बेटर डिसीजन। ठीक है। डाटा एक्वायर करता है जॉब मार्केट का, इंस्टीट्यूशन का, और उन्हें इनेबल करता है, उन्हें जागरूक करता है ताकि वो एक डिसीजन ले पाए, वो भी एनालिसिस के बाद। अब देखिए इंजन ऑफ ग्रोथ। अब ह्यूमन कैपिटल बनाने से होता क्या है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जब बनती है तो उससे इंक्रीज होता है नंबर ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज होते हैं, ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज होता है, इसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। जितने स्किल्ड लेबर होंगे, स्किल्ड ह्यूमन होंगे, हेल्दी ह्यूमन होंगे, उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, और जितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी उतनी ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। और जितनी ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी उतना ज्यादा हम एक्सपेंडिचर कर पाएंगे दोबारा से ह्यूमन कैपिटल को फॉर्मेट करने पे, यानी कि एजुकेशन पे, हेल्थ पे, माइग्रेशन पे, इंफॉर्मेशन पे। ठीक है। अब देखिए थेसिस। अब ह्यूमन कैपिटल वर्सेस ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ह्यूमन कैपिटल एक इकोनॉमिक ग्रोथ अप्रोच है, और ह्यूमन डेवलपमेंट एक ओवरऑल अप्रोच है जिसपे ह्यूमन कैपिटल भी कवर है। ठीक है। आप इसे पढ़ लीजिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन पढ़ लीजिएगा, कभी कभी डिफरेंस आता है। अब देखिए इंडिया ह्यूमन कैपिटल प्रोग्रेस। अब इंडिया की ह्यूमन कैपिटल प्रोग्रेस में चैलेंजेस क्या क्या आ गए, प्रॉब्लम क्या क्या आ गई? तो पहली प्रॉब्लम है प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन रिसोर्सेज, यानी कि पॉपुलेशन तो हमारी अनलिमिटेड है, लेकिन रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड। अब देखिए ब्रेन ड्रेन। अब ब्रेन ड्रेन में माइग्रेशन, यानी कि ब्रेन ड्रेन क्या होता है बच्चों? ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है जब हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, अपनी कंट्री को छोड़ करके डेवलप कंट्रीज में चले जाते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, इसे बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। अब इनएफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। अब हमारे यहाँ जो मैन पावर प्लानिंग है वो भी क्या है? इनएफिशिएंट है। ठीक है, इसमें गैप है स्किल्स का। फिर आपका है लो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, लो क्वालिटी एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज। आप जानती हैं हमारे इंडिया में जो क्वालिटी एजुकेशन कितनी कम है गवर्नमेंट स्कूल में और गवर्नमेंट
हॉस्पिटल्स में। मार्केट फेलियर्स में देखिए क्या दिक्कत है कि जो हमारी एजुकेशन है, जो प्राइवेट रिटेलर्स है, उनका पड़ना भारी क्यों है हमारे सोशल इम्पेरेटिव से। ठीक है, तो देखिए अब हाई फिक्स कॉस्ट एजुकेशन में खर्चा ज़्यादा आता है, तो इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर करना ज़रूरी है। सब्सिडीज का आना, गवर्नमेंट स्कूल का आना ज़रूरी है ताकि सभी लोगों को एजुकेशन मिल पाए। प्रॉफिट मोटिव जो प्राइवेट प्लेयर से केवल प्रॉफिट का सोचते हैं, वो चाहे तो जितना मर्जी मार्जिन हाई कर देंगे प्रॉफिट का, जिससे लोगों का एक्सप्लोइटेशन होगा। इसलिए भी गवर्नमेंट का आना ज़रूरी है। इक्विटी इशू, और जिसका हाई प्राइस हो जाएंगे तो लो इनकम सेक्शन का एजुकेशन ले ही नहीं पाएंगे, तो इसमें भी गवर्नमेंट का आना ज़रूरी है। पब्लिक गुड्स हो गए, पब्लिक गुड्स में भी गवर्नमेंट का जरूरी है। पब्लिक गुड्स में क्योंकि अगर प्राइवेट प्लेयर्स रहेंगे तो वो उसे महंगे दामों में बेचेंगे, और जो लो इनकम ग्रुप है उसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा। सोशल जस्टिस में भी सेम है कि अब जब गवर्नमेंट है तभी सोशल जस्टिस है, कि जो आपके कोर्ट है ये प्राइवेट थोड़ा ना है, ये गवर्नमेंट ही तो है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ यानी एसेंशियल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है उसके लिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी जरूरी है। अब देखिए एजुकेशन सेक्टर में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस यानी गवर्नमेंट का योगदान क्या है। उनकी गवर्नमेंट बॉडी जैसे कि एनसीईआरटी, यूजीसी, एआईसीटी। तो एआईसीटी का मेन एम है टेक्निकल एजुकेशन पे ध्यान रखना, एनसीईआरटी का स्कूल एजुकेशन पे, यूजीसी का हायर एजुकेशन स्टैंडर्ड्स पे। ठीक है। हेल्थ सेक्टर में दो ही हैं आपके, आईसीएमआर मेडिकल रिसर्च एंड गाइडलाइंस, और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स। ठीक है, ये क्या है, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी फंडिंग, यानी कि फंडिंग कहाँ से मिलती है, पैसा कहाँ से मिलता है, जो ऑर्गेनाइजेशन को, इन ऑर्गेनाइजेशन को पैसा मिलता है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट की फंडिंग से। अब देखिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड एनालिसिस ऑफ ड्यूअल मैट्रिक्स। अब जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है एजुकेशन पे, उसके बारे में बात होगी यहाँ पर। तो देखिए शेयर इन टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो देखिए जो गवर्नमेंट साल में जितना भी खर्च करती है उसका 8% 1952 में खर्च होता था एजुकेशन के लिए, लेकिन अब करंटली उसका 15 to 16% खर्च होता है एजुकेशन के लिए। ठीक है। वहीं पर जीडीपी, तो जीडीपी का कम से कम 6% होना चाहिए कहाँ, खर्च एजुकेशन में। लेकिन ये तो टारगेट है, एक्चुअल में कितना हो पाता है, एक्चुअल में केवल 3 से 4% ही जीडीपी का खर्च हो पाता है एजुकेशन में। देखिए कितने बुरे हाल है। अब देखिए एजुकेशन इन इंडिया अचीवमेंट्स एंड चैलेंजेस। एजुकेशन इन इंडिया अचीवमेंट्स एंड चैलेंजेस। अब अचीवमेंट्स क्या है, चैलेंजेस क्या आते हैं, और डिस्पैरिटीज में कमी क्या रहेगी। तो अचीवमेंट्स है सस्टेनेबल राइज इन लिटरेसी रेट, जो हमारा लिटरेसी रेट है वो 74% तक बढ़ चुका है। एक्सपेंशन ऑफ इंस्टीट्यूशन भी क्या हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं, प्राइमरी हायर सेकेंडरी एजुकेशन के। इम्प्रूव एनरोलमेंट रेशियो यानी कि अब बच्चे ज्यादा पढ़ने लगे हैं, तो स्कूल में ज्यादा आने लगे हैं। चैलेंजेस क्या थे, लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जैसे आपने जाना 3 से 4% बड़ा कम है। हाई ड्रॉप आउट रेट, लोग बीच में स्कूल छोड़ देते हैं। क्वालिटी कंसर्न, एजुकेशन तो लेकिन क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। प्राइवेटेशन एंड कॉस्ट, और प्राइवेटेशन की कॉस्ट ज्यादा है, यानी प्राइवेट सेक्टर को अगर हम एजुकेशन दे भी दे तो वो कॉस्ट बढ़ा करके सोशल ग्रुप का जस्टिस नहीं मिलती। जेंडर गैप बहुत है, फीमेल लिटरेसी रेट बहुत कम है, रीजनल इनबैलेंस है। बिहार जैसे क्षेत्र तो बिल्कुल ही सबसे डाउन है एजुकेशन क्षेत्र में। सोशल इक्विटीज, मार्जिनलाइज ग्रुप यानी एस सी एस टी ओबीसी भी फेस करना पड़ता है, यानी कि सोशल इनक्वालिटीज भी फेस करनी पड़ती है इंडिया में। हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए रूरल डेवलपमेंट में एक्शन प्लान क्या है, टारगेट करता है बैकवर्ड एरिया को, रूरल एरिया यानी कि बैकवर्ड एरिया। सोशल ग्रोथ प्लस इकोनॉमिक ग्रोथ, जिससे क्या कहते हैं सोशल ग्रोथ हो, वहां पर लिटरेसी पहुंच पाए, एजुकेशन पहुंच पाए, हेल्थ पहुंच पाए, सैनिटेशन सफाई पहुंच पाए, है ना। और इंफ्रास्ट्रक्चर उधार की सिस्टम यानी कि क्रेडिट सिस्टम, मार्केटिंग, लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, या फिर बैंकिंग सिस्टम, ये सब पहुंच पाए। ठीक है। तो हमें ये करना है, ट्रू डेवलपमेंट करना है बैकवर्ड एरिया यानी कि रूरल एरिया का। तो देखिए रूरल एरिया में एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज्यादा क्या है, एम्प्लॉयमेंट शेयर लेता है। 50% क्या है, रूरल एरिया में एग्रीकल्चर लोग करते हैं। तो जीडीपी कंट्रीब्यूशन कितना आता है, 14%। देखो लोग लगे तो 54% है, लेकिन कंट्रीब्यूशन कितना कम आता है। तो यही दिक्कत है हमारे इंडिया की पॉपुलेशन ऑक्यूपेशन। अब देखिए इन रूरल डेवलपमेंट अब की फोकस एरिया क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे, एजुकेशन एंड हेल्थ। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रेडिट, मार्केटिंग एंड ट्रांसपोर्ट, और लैंड रिफॉर्म्स और पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स के ऊपर। ठीक है। अब देखो जो हिस्टोरिकल चेंजेस है और जो फ्यूचर फोकस चैलेंजेस हैं। तो हिस्टोरिकल चेंजेस क्या है, रूरल क्रेडिट यानी कि अब गांव में होता है क्या है, लोग लाला बनिया से ले लेते पैसे हाई इंटरेस्ट रेट पे, फिर उनका एक्सप्लोटेशन होता है। इसलिए वहां पर हमें क्या करना है, वहां पर हमें आरआरबीज या फिर नॉर्मल बैंक्स को पहुंचाना है, या फिर हमें नाबार्ड जैसे बैंक को सुविधाओं को पहुंचाना है वहां पर। ठीक है। आरआरबीज का मतलब होता है रीजनल रूरल बैंक्स। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, उनके जो गुड्स बनते हैं उनको हाई प्राइस बेचा जाए, उनके साथ एक्सप्लोटेशन ना हो, बहुत से
जो होलसेलर होते हैं वो कम प्राइस पे खरीदते हैं और महंगे बेच देते हैं, लेकिन किसानों से कहते हैं कि वो महंगे बेचाएंगे। ठीक है, ऐसे आपके फ्यूचर फोकस चैलेंजेस क्या हैं? सस्टेनेबल लिवलीहुड्स, यानी कि हमें सस्टेनेबल जीना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है ताकि जो आने वाली जनरेशन है उसको भी रिसोर्सेज मिल पाए। अब है रूरल क्रेडिट। अब रूरल क्रेडिट में क्या होता है? आपका शॉर्ट टर्म क्रेडिट होते हैं, 6 से 12 महीने के लिए, जो फर्टिलाइजर्स खरीद सकते हैं, सीड्स खरीद सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, फैमिली एक्सपेंस के लिए। मिड टर्म क्रेडिट होते हैं, जो कुएं खुदवाने के लिए, फेंसेस के लिए, मशीनरी के लिए। और लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, जैसे कि मेजर कैपिटल एसेट्स, ट्रैक्टर के लिए, ट्यूबवेल के लिए, परमानेंट इंप्रूवमेंट के लिए। तो इस टाइप की कैटेगरीज में लोन दिए जाते हैं रूरल एरिया में। अब नॉन इंस्टीट्यूशन सोर्स कहते हैं लोन के, मनी लेंडर, लैंडलॉर्ड, ट्रेडर, रिलेटिव फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन सोर्स है वो क्या है? वो कोऑपरेटिव्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, आरआरबीज हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये तो भाई हाई रेट इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होता है। इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो आरबीआई की तरह रेगुलेट होते हैं, यानी इंटरेस्ट रेट लो होते हैं एज कम्पेयर टू इनके, और प्रमोट करता है डेवलपमेंट को, एक्सप्लोइटेशन नहीं होता। अब देखिए नाबार्ड। नाबार्ड बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आता है हमेशा आपके। तो नाबार्ड कब आया था? 1982 में आया था। इसके अंदर 3 मेन बैंक आते हैं, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव्स और आरआरबीज। ये तीनों पे नजर रखता है कि वो रूरल क्रेडिट एरिया में कैसे काम कर रहे हैं नहीं। ठीक है, तो नाबार्ड क्या है? एपेक्स डेवलपमेंट बैंक है, जो कि प्रोवाइड करता है रेगुलेशन, क्रेडिट और अदर फैसिलिटीज, है ना। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, है ना, कॉटेज और विलेज इंडस्ट्रीज के लिए, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए, इन सभी के जितने रूरल क्रेडिट है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी रेगुलेशन है, वो सब फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। वो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है नाबार्ड। ठीक है, रिफाइनेंसिंग ऑफ आरआरबीज, कोऑपरेटिव्स, कमर्शियल बैंक, यानी कि इन सबको पैसे कौन देता है? इन सबको पैसे नाबार्ड ही देता है। एक तरह से मान लीजिए आरबीआई है और ये क्या है? कमर्शियल बैंक्स हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अब हम पढ़ेंगे माइक्रो क्रेडिट और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, तो जो माइक्रो क्रेडिट है और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है वो क्या होते हैं? इसमें गांव में क्या होते हैं, छोटे छोटे ग्रुप बना लिए जाते हैं जिसमें वो पैसे जमा करते हैं हर महीने। जैसे आपने सुना है ना, कमेटी दलती कमेटी, वही वाला सिस्टम गाँव में चलता है। ठीक है, अब देखिए सबसे सक्सेसफुल स्टोरी किसकी थी? कुडुमश्री। कुडुमश्री यानी कि केरला में वुमेन्स के द्वारा बनाई गई सेल्फ हेल्प ग्रुप, एक सोसाइटी जिसका नाम कुडुमश्री है। वो बहुत ही इफेक्टिव साबित हुई पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के लिए, जो कि माइक्रो एंटरप्राइज को फंडिंग दे पाए। ठीक है, अब थ्रिफ्ट एंड सेविंग का मतलब क्या है? बचत, एम्पावरमेंट, यानी कि उनको एम्पावरमेंट मिली, इनको मनी मिल पाए ताकि वो अपना बिजनेस कर पाए। माइक्रो क्रेडिट यानी कि उन्हें बड़े लोन लिए, छोटे छोटे लोन लिए, वो भी आपस में सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू। और रिसोर्सेज पूलिंग, यानी कि अब जब सब लोग, छोटे छोटे लोग आपस में मिल जाएंगे तो वो रिसोर्सेज का एक पूल डेवलप कर देंगे, डेवलप। अब देखिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में होता क्या है? गैदरिंग, असेंबली होती है, दूसरा प्रोसेसिंग होती है, एडिंग वैल्यू, तीसरा ग्रेडिंग होती है कि कौन सी फल, कौन सी सब्जी किस ग्रेडिंग में आती है, पैकेजिंग, फिर स्टोरिंग, वेयर हाउसिंग सिस्टम, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ मेन दिक्कत आती है, वो यहाँ दिक्कत आती है, और मेन दिक्कत यहाँ क्या आती है? क्योंकि ड्यू द अर्जेंट कैश नीड हाई डेट्स ऑफन मनी लेंडर फार्मर्स आर फोर्स्ड टू सेल इमीडिएटली पोस्ट हार्वेस्ट एट लो। यानी कि मनी लेंडर फोर्स करते हैं फार्मर्स को कि वो अपने गुड्स को जल्द से जल्द बेच दे, जल्द से जल्द बेच दे, नहीं तो गुड्स खराब हो जाएंगे। तो कभी कभी फार्मर, जितने भी लैंडलॉर्ड्स हैं, मनी लेंडर हैं, ये सब क्या करते हैं? फायदा उठाते हैं फार्मर्स की मजबूरी का, क्योंकि सब्जियां जल्दी सड़ जाती हैं। अब देखिए मार्केट स्टेबिलिटी एंड फेयर प्रैक्टिसेस। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या करा है? कुछ सिस्टम लाए गए हैं, 4 सिस्टम में। देखिए पहला है रेगुलेटेड मार्केटिंग, यानी कि मंडीज। ऑफिशियल मंडीज होती है, वहां पर जितने भी सेलर्स आते हैं, परचेजर आते हैं, वो बाय सेल करते हैं, वहां पर सेल परचेज होती है। फिर होता है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि ऐसा प्राइस इससे मिनिमम पे किसान अपने गुड्स को बेच ही नहीं पाएगा, यानी कि उसे कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो होके रहेगा। बफर स्टॉक, यानी कि जो गुड्स बच जाते हैं वो गवर्नमेंट से खरीद लेती है और बफर स्टॉक में डाल देती है, जैसे कि गेहूं, चावल, जो हमें पीडीएस के थ्रू मिलते हैं। अब पीडीएस आगे यहाँ पे देखो बताइए ना पीडीएस की। अब ये जो गेहूं चावल यहाँ सेव करे थे गवर्नमेंट ने, वो पीडीएस के थ्रू गरीबों में सब्सिडाइज रेट पर बांट दिए जाते हैं, सेल कर दिए जाते हैं। अब देखिए इम्पेरेटिव फॉर रूरल इंडिया। अब देखिए रूरल डाइवर्सिफिकेशन जरूरी क्यों है? कि जो हमारे शिफ्ट हुआ है फूड ग्रेन से, मल्टी क्रॉपिंग से, और जो गोल्डन रेवोल्यूशन आया है, जो व्हाइट रेवोल्यूशन आया है, ठीक है, इन सभी रेवोल्यूशन के थ्रू हमारे इंडिया में क्या है? डाइवर्सिफिकेशन बढ़ा है रूरल एरिया में। वरना केवल लोग पहले खेती करते थे, अब लोग गोल्डन रेवोल्यूशन यानी कि हनी की खेती करते हैं। ठीक है, फिशरीज करते हैं, हॉर्टिकल्चर करते हैं। ठीक है, और एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, पशुपालन करते हैं, ये सब एक्टिविटी करते हैं, जिससे उनकी जो इनकम ग्रोथ है वो डाइवर्सिफिकेशन बढ़ जाता है। अब एनिमल हस्बेंड्रीज में क्या होता है? लाइफ स्टॉक पालते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, मुर्गी। फिशरीज में मछलियाँ पालते हैं, फिशिंग करते हैं। हॉर्टिकल्चर में वो
फ्रूट्स वेजिटेबल को उगाते हैं। अब देखिए आगे हैंडीक्राफ्ट। अब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी बढ़ी है रूरल एरिया में, और जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो भी बढ़ी है रूरल एरिया में, ठीक है। अब देखते हैं बेनिफिट्स क्या क्या हुए हैं और कंस्ट्रेंट क्या क्या है। अब देखिए मेन ऑर्गेनिक फार्मिंग बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम दैट अवॉइड सिंथेटिक इनपुट्स फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है जो जो नेचुरल चीजें होती है उनका यूज करके फार्मिंग की जाए। ये जो आर्टिफिशियल चीजें फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड बनाए गए हैं ह्यूमन मेड, मैन मेड, उनका यूज ना किया जाए, क्योंकि इससे आपकी जो सॉइल की लाइफ है वो रिड्यूस हो जाती है। तो आपको इनके बजाय क्या यूज करना चाहिए, ग्रीन मैन्योर यूज करना चाहिए, कंपोस्ट यूज करना चाहिए, बायोलॉजिकल पेस्ट यूज करना चाहिए, ठीक है। आपको खाद यूज करनी चाहिए नॉर्मल, ये काउ डंग। अब बेनिफिट क्या होते हैं, इससे इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है, सस्टेनेबिलिटी रहती है, हेल्थियर फूड रहता है, लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी होती है, कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। लेकिन कंस्टेंट क्या है कि लोअर इनिशियल यील्डिंग, यानी कि इससे जो प्रोडक्टिविटी यानी क्वांटिटी नहीं बन पाती, हायर लेबर कॉस्ट ज्यादा आती है, लिमिटेड मार्केट है, प्रीमियम प्राइस है, यानी कि ऑर्गेनिक में प्रॉफिट मार्जिन कम होता है इसलिए इसका प्राइस भी ज्यादा होता है, इसलिए लिमिटेड मार्केट है। अब शॉर्टर सेल्फ लाइफ यानी कि इनकी जो लाइफ है वो भी कम होती है, और लैक ऑफ अवेयरनेस, और लोगों का अवेयरनेस भी इसकी बहुत कम है। अब देखिए होलिस्टिक विजन ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब रूरल डेवलपमेंट का होलिस्टिक विजन, एग्रीकल्चर से शिफ्ट, नॉन फार्म एक्टिविटीज शिफ्ट, और ह्यूमन कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे शिफ्ट, यानी कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रूरल बैंक्स, ये सब डेवलप करना एक एम है। और इस साथ आपका चैप्टर खत्म हो गया है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। बाय बाय। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एम्प्लॉयमेंट चैप्टर, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट चैप्टर से पहले जानना पड़ेगा हमें कि देखो 545 यानी कि मिलियन पीपल जितने भी हैं हमारे कंट्री में, वो है इंडियन वर्क फोर्स अकॉर्डिंग टू 2022-23, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन पहले। अब देखो वर्कर, वर्कर कौन है, इंडिविजुअल जो एंगेज है किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, वो वर्कर है। वर्कफोर्स क्या है, पीपल एक्चुअली वर्किंग, जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं वो वर्कफोर्स है। और लेबर फोर्स क्या है, जो पीपल चाहते तो है काम करना, इच्छुक तो है और काम करने को तैयार भी है, लेकिन उनको एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम मिल भी रहा है ना, वो है लेबर फोर्स, ठीक है। तो तीन टर्म्स ही तीनों समझ लिया आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये टोटल पॉपुलेशन है। अब ये लेबर फोर्स है, यानी कि जो लोग काम करना चाहते हैं और ना काम कर भी रहे हैं वो। अब देखिए वर्क फोर्स है, वर्क फोर्स यानी कि जो काम में लगे हुए हैं। और अनएम्प्लॉयड, अब अनएम्प्लॉयड कौन है, अनएम्प्लॉयड वो है जो कि लेबर फोर्स का पार्ट तो है लेकिन काम करने में अनेबल है, ठीक है। अब लेबर सप्लाई और लेबर फोर्स। अब लेबर सप्लाई मेजर की जाती है मैन आवर्स के रूप में, कि एक व्यक्ति कितने घंटे काम करता है। और लेबर फोर्स मेजर की जाती है पर्सन के रूप में, कि कितने लोग काम करने को तैयार है। तो लेबर फोर्स का फॉर्मूला आपको दे रखा है ऐसे, है ना। आगे बढ़ते देखते हैं, यहाँ बोला गया है लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स डिवाइड बाय अनएम्प्लॉयड। इसका मतलब ये फॉर्मूला है आपका इनका, जो कि लेबर फोर्स में नहीं है, नॉट इन लेबर फोर्स, ठीक है। और ये डिवाइड बाय भी नहीं है, कुछ ऐसे है, लेबर माइनस वर्क फोर्स इक्वल टू अनएम्प्लॉयड। जो लेबर फोर्स पे तो है लेकिन काम नहीं कर रहे, उनको माइनस कर देंगे तो बचेंगे अनएम्प्लॉयड, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। अगर वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का फॉर्मूला, तो टोटल वर्कफोर्स डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू में 100 आपका आ जाएगा वर्कर पॉपुलेशन फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए जेंडर डिवाइड। अब फीमेल कितनी है, 23% है, मेल कितने 77% है पॉपुलेशन पार्टिसिपेशन में, ठीक है, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन में। और रूरल एरिया में तो ये और कम है ना। अब देखिए वाइड स्प्रेड रूरल पॉवर्टी क्या होती है, इनएबिलिटी टू अफोर्ड एजुकेशन, एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते, इस वजह से उन्हें काम करना पड़ता है, मार्जिनल जॉब करनी पड़ती है, छोटी मोटी जॉब करनी पड़ती है, ठीक है। अब वुमेन ज्यादा किसमें एक्टिव इंगेज है गाँव में, फैचिंग वाटर कुकिंग में इंगेज है, ठीक है। अब है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड कितने हैं, 57%। कैजुअल वेज लेबर कितने हैं, 22%। और रेगुलर सैलरी कितने हैं, 21%। कैजुअल वेज यानी जो डेली वेज मिलते हैं, ये कैजुअली इंगेज है, कभी कभी काम करते हैं, वो है कैजुअल वेजेस। सैलरी वाले कौन है, जिनको बेनिफिट मिलते हैं परमानेंट वाले, जैसे कि पेंशन, ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड, और रेगुलर सैलरी मिलती है। और सेल्फ एम्प्लॉयड कौन है, जो कि एम ओन एंड ऑपरेट एन एंटरप्राइज, यानी कि उनके पास भी खुद की एक एंटरप्राइज है और वो उस पर खुद काम करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। अब आपका टर्सरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर, उसमें आपको परसेंटेज शो कर रखा है, उसे पढ़ लीजिएगा आप, है ना। अब देखिए जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या है, कि आपकी जीडीपी तो इंक्रीज कर रही है
जीडीपी तो इंक्रीज कर रही है, ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन पीपल को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, इसे बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट अ प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ है सिंपल, जैसे मैंने बताया आपको। अब देखिए कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, अब वर्कफोर्स कैसे कैसे कैजुअलाइज होती जा रही है, कैजुअल वेजर बनती जा रही है, तो देखते हैं। अब देखिए प्रोसेस बेयर शेयर ऑफ कैजुअल वेज लेबर इन टोटल वर्कफोर्स इंक्रीजेज, जहां पर टोटल वर्कफोर्स में कैजुअल वेजेस का शेयर इंक्रीज हो जाता है, उसे बोलते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। ठीक है, अब वर्कर फेस जॉब इनसिक्योरिटी, कैजुअल में होता क्या है, जो वर्कर्स हैं वो जॉब सिक्योरिटी के बारे में थ्रेट फेस करते हैं, शिफ्ट टुवर्ड हो जाता है किसका, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, और वो प्रेफर करते हैं फ्लेक्सिबल लेबर टू मिनिमाइज कॉस्ट, है ना, कि कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए, अगर परमानेंट सैलरी पे होगा तो कॉस्ट ज्यादा आएगी कंपनी को। और देखिए दो सेक्टर होते हैं, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। जब फॉर्मल सेक्टर इनफॉर्मल जैसे बोलते हैं इनफॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो फॉर्मल सेक्टर कौन से होते हैं, फॉर्मल सेक्टर गवर्नमेंट और पब्लिक इंटरप्राइज होती है, प्राइवेट एंटरप्राइज होती है, जिनमें 10 से ज्यादा हायर्ड वर्कर्स होते हैं, उनके पास में परमानेंट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट भी होते हैं, उसे बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर में 10 से कम वर्कर होते हैं और उनको परमानेंट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट भी नहीं मिलते, जैसे कि पेंशन, ग्रेचुइटी एक्सेट्रा। अब देखिए फेसेस ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, रूरल एम्प्लॉयमेंट के फेसेस क्या है, पहला है डिस्गाइज, डिस्गाइज का मतलब होता है इस केस में केवल इन चार की जरूरत थी, लेकिन ये तीन भी काम कर रहे हैं, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी ना, तो ये तीनों क्या है, ये तीनों एग्जाम्पल हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, जो बच्चे खेती करते हैं, जो किसान खेती करते हैं, अब देखो जो खेती होती है वो पूरे 12 महीने तो नहीं होती, कुछ महीने होती है, तो वो कहलाता है आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जिस महीने वो खेती नहीं कर पाएंगे, गुड्स को नहीं बेच पाएंगे, वो कहलाएगा उनका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, जब व्यक्ति के पास में डिग्री आ चुकी है फिर भी उसे जॉब नहीं मिली, तो उसे बोलते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि अर्बन एरिया में ज्यादा बढ़ चुका है। अब देखिए रूट कॉजेस, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, तो ये कारण क्या है एम्प्लॉयमेंट के, अनएम्प्लॉयमेंट के, तो वह है रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ती जा रही है, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो गई है, एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन, एग्रीकल्चर में स्टैग्नेशन आ चुका है, एग्रीकल्चर और ग्रोथ नहीं कर पा रहा है और अच्छा कंट्रीब्यूट भी नहीं कर पाता जीडीपी के अंदर। फिर है डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, और एजुकेशन सिस्टम भी क्या है, डिफेक्ट है। फिर आपका है पॉलिसीज, देखो एक मनरेगा पॉलिसी है, एक मेक इन इंडिया पॉलिसी है, एक स्किल इंडिया पॉलिसी है, और एक स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी। स्टार्टअप इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया गया है, स्किल इंडिया में एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ावा दिया गया है, मेक इन इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया गया है, अब मनरेगा में रूरल लिवलीहुड सिक्योरिटी, यानी कि रूरल एरिया में 100 डेज के लिए गारंटी एक्ट को, वेज एम्प्लॉयमेंट एक्ट को इंपॉर्टेंस दी गई है। अब देखिए जॉबलेस टू इंक्लूसिव ग्रोथ, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन और फॉर्मलाइजिंग इनफॉर्मल, यानी कि इनफॉर्मल को फॉर्मलाइज करो, एजुकेशन को वोकेशनलाइज करो, यानी कि जो प्रैक्टिकल स्किल्स है वो प्रोवाइड करवाए जाए बच्चों को थ्योरी के अलावा, और जो जॉबलेस है उसे इंक्लूसिव ग्रोथ बनाओ, यानी कि जॉबलेस कंट्री को हटाओ, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाओ। तो इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। देखो यहाँ पर दो शब्द आते हैं, एक बायोटिक, एक आता है अबायोटिक। तो बायोटिक में सारे लिविंग बींग्स आते हैं, अबायोटिक में सारे नॉन लिविंग बींग्स आते हैं, जैसे बर्ड्स, ट्री, ह्यूमन, ये सब बायोटिक है। क्लाउड, माउंटेन, रिवर, ये सब क्या है, नॉन लिविंग, यानी कि अबायोटिक। ठीक है, अब देखिए पिलर्स, एनवायरमेंटल फंक्शन। अब एनवायरमेंट का फंक्शन क्या है, पहला है रिसोर्सेज सप्लाई करना, डायमंड, गेहूं, वाटर एक्सेट्रा, ये सब क्या है, रिसोर्सेज जो प्रोवाइड करता है हमें, नेचर प्रोवाइड करवाती है हमें। दूसरा है असेमिलेट ऑफ वेस्ट, यानी कि जो भी वेस्ट है डिकम्पोज होकर क्या बन जाता है, मट्टी बन जाता है ना, तो ये क्या करता है, वेस्ट को अपने अंदर संभाल लेता है, नेचर क्या है, वेस्ट को अपने अंदर संभाल लेता है। तीसरा है आपका सस्टेनेबल लाइफ, यानी कि सस्टेन लाइफ, अब लाइफ को बनाए रखता है, बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, इन सबको मेंटेन रखता है ये नेचर। चौथा है एस्थेटिक सर्विस, यानी कि ये जो आप कल्चरल देखते हो, स्पिरिचुअल देखते हो, आप ये साइंटिफिक वैल्यूज देखते हो, आप ये जो नज़ारे देखते हो, सीनरीज देखते हो, बढ़िया बढ़िया प्लांट्स, माउंटेन्स, क्लाउड्स, ये सब क्या है, नेचर की देन है। अब देखिए नेचर की दो कैपेसिटी है, पहला है कैरिंग कैपेसिटी, दूसरी है एब्सॉर्प्टिव कैपेसिटी। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, कि आप कितना रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हो एक नेचर से, तो नेचर से उतना ही रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करें जितना वो रीजनरेट कर पाए। अगर नेचर की रीजनरेट करने की पावर 10% है और आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो 11%, तो आप उसे एक्सप्लॉइट कर रहे हो 1% से। ठीक है, ऐसे ही एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी क्या होती है, वेस्ट जनरेशन कैन नॉट एक्सीड एसेमिलेशन, यानी कि अगर उसकी वेस्ट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी 10% है और आप 12% वेस्ट कर रहे हो, तो ये 2% क्या है, ये 2% ज्यादा
वेस्ट हो रहा है, यानी कि ये आपके इन्वायरमेंट को एक ना एक दिन नष्ट कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, यही कारण बनते हैं दोनों इन्वायरमेंटल क्राइसिस के। ठीक है, सप्लाई डिमांड रिवर्सल। अब देखिए होता क्या है कि जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, सप्लाई क्या है कम होती जा रही है। उसी कारण से क्या आ रहा है, ह्यूमन डिमांड फ्रॉम मैनेजेबल टू अनमैनेजेबल होती जा रही है। ठीक है, रीचिंग एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, यानी कि बेस जनरेटेड एक्सेस अर्थ एबिलिटी टू एसिमिलेट इट वी रीच एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी लीडिंग टू पॉल्यूशन एंड इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। यानी देखो, जो भी एयर की कैपेसिटी है एब्जॉर्ब करने की पोल्यूशन को, वाटर की कैपेसिटी है पोल्यूशन को एब्जॉर्ब करने की, और जो नॉइज कैपेसिटी है इंसान के एब्जॉर्ब करने की, वो अगर एक लिमिट से बाहर हो जाती है, रीजनरेशन से एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से बाहर हो जाती है, तो वो आपको अल्टीमेटली इफेक्ट करेगी, डिस्ट्रॉय करेगी नेचर को, है ना। देखो दो एग्जांपल आगे बड़े तगड़े इसके, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लेशन। तो ओजोन डिप्लेशन क्या है, जब आपकी अर्थ की स्ट्रेटोस्फेयर में से जो लेयर होती है उसमें जब छेद हो जाता है, फिर वो हल्की पड़ जाती है, तो उसमें से जो यूवी लाए हैं, यूवी लाइट्स सन की, वो धरती पे नीचे डायरेक्ट आती है, जिससे कि हीट ज्यादा उत्पन्न होती है और स्किन इशू, हेल्थ इशू बढ़ जाते हैं, है ना। अब जो ग्लोबल वार्मिंग होता है क्या है कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि जो CO2 हम कन्वर्ट करते हैं, गैसेस निकालते हैं कार से, चिमनियों से, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में इलेक्ट्रिक जनरेशन के थ्रू, कोयला के थ्रू, है ना। तो ये सब क्या है, CO2 को इंक्रीज करता है, ग्रीन गैस को इंक्रीज करता है, जिससे कि एक हमारी अर्थ पे क्या बनती है, ग्लोबल टेम्परेचर से बोलते हैं, मीन टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, गर्मी बढ़ती रहती है, इससे ग्लेशियर पिघलने लग जाते हैं इसके कारण। अब देखिए इंडिया एनवायरमेंटल डिक्टोमी। अब इंडिया की क्या एनवायरमेंटल डिक्टोमी है, तो इंडिया में बताया गया है कि डिफोरेस्टेशन सर्वाइवल, यानी कि जो इंडिया में डिफोरेस्टेशन है वो ज्यादा है सर्वाइवल के लिए। पॉल्यूशन फ्रॉम प्रोस्पेरिटी, यानी कि हमारे यहाँ पॉल्यूशन भी बहुत किया जाता है। फिर क्राइसिस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। अब लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या है, जब लैंड को तबाह किया जाता है, अफेक्टेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन इंक्लूडेड पर्सन एक्टिंग अपॉन अ लैंड, यानी कि जब आप लैंड पे सीमेंट के घर बनाते हो, पेड़ों को काटते हो, ठीक है, उसमें केमिकल का पानी छोड़ देते हो, वेस्ट प्लास्टिक को डालते हो, तो इससे क्या होता है, इससे लैंड आपका डिग्रेड होता है। अब फॉरेस्ट इल्यूजन। अब देखिए यहाँ बताया गया 12.99% डेंस फॉरेस्ट रियलिटी। ठीक है, और ये सोशल फॉरेस्ट थ्योरी, 33% ऑप्टिमल फॉरेस्ट कवर टारगेट। तो देखिए सिंपल सा एरिया ये बताता है कि जो कम्युनिटी लेड ट्री प्लांट और नॉन फॉरेस्ट लैंड, रोड साइड वेस्ट लैंड टू मीट लोकल नीड्स, एम टू रिड्यूस प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। तो देखिए जो भी आपके रोड पे साइड में जो और पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, वो क्यों लगाए जाते हैं, ताकि वो लोकल नीड को पूरा कर पाए, ह्यूमंस की नीड को पूरा करने में हेल्प कर पाए। ठीक है, और एलोबरेट करते हैं गैप के बीच में, गैप क्या है, द टारगेट ऑफन मीट विद दी मोनोकल्चर प्लांटेशन नॉट डाइवर्स इकोसिस्टम, डेंस बायोडाइवर्स फॉरेस्ट रियलिटी इज मच लोअर। यानी कि आप सब बताया गया आपको सिंपल सा कि जो आपका फॉरेस्ट है, आपका जो फॉरेस्ट है, तो जितना आपको डेंस लगता है उतना डेंस है नहीं। यानी कि जो उसकी कैपेसिटी है ऑक्सीजन जनरेट करने की, पॉल्यूशन को असिमिलेट करने की, वेस्ट को असिमिलेट करने की, वो उतनी नहीं है। इसलिए हमें प्लांटेशन करना चाहिए। ट्री प्लांटेशन करने से हो गया, हमारी जो भी नीड्स है वो थोड़ी बहुत हेल्प हो पाएंगी नेचर की, हमारी नीड्स को पूरा करने के लिए। अब देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बोला गया है यहाँ पर, डेवलपमेंट दैट मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट अफेक्टिंग कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। यानी कि अगर हम आज ही सारे रिसोर्सेज खर्च कर लेंगे, जो टुमारो जनरेशन जो आएगी, हमारी जनरेशन, उनको भी रिसोर्सेज नहीं मिल पाएंगे। मान लीजिए अगर सारा तेल खर्च हो जाए आज, तो आगे जनरेशन देख नहीं पाएगी तेल क्या था, है ना। अब देखिए सोलर पावर, विंड पावर, क्लीनर फ्यूल। ठीक है, अब सोलर पावर क्या होती है, जिसमें सोलर पैनल लगाए जाते हैं जो फोटोवोल्टेनिक, जो फोटोवोल्टेनिक इफेक्ट को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स पे, यानी इलेक्ट्रिसिटी पे। और ये हार्नेसिंग एटमॉस्फेरिक करंट, यानी कि देखो विंड मिल जो होती है, जिससे हवा के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बनती है, विंड मिल के टरबाइन के घूमने से। क्लीनर फ्यूल, यानी कि जो CNG फॉर व्हीकल्स है, LPG फॉर होम्स है, वो क्या क्लीनर फ्यूल है जो कि कम पोल्यूशन करते हैं। अब देखिए वे टू फॉरवर्ड रूरल टेक ट्रेडिशन, यानी कि अब रूरल एरिया में क्या टेक ट्रेडिशन लाए, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो पाए या फिर रिसोर्स जनरेट हो पाए, ताकि नेचर की हेल्प हो पाए। तो गोबर गैस, बायोगैस जरूरी है, जिससे कि वो ऑर्गेनिक मैटर के, यानी खेती बाड़ी में यूज कर सके या फिर आग जलाने में यूज कर सके। मिनी हाइडल प्लांट जरूरी है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके हिली एरिया में। ट्रेडिशनल नॉलेज जरूरी है, जिससे कि वो अपनी नॉलेज की यूज करके एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग और बायो कंपोस्टिंग। तो बायो कंपोस्टिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फर्टिलाइजर बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ठीक है,
और ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको सिंथेटिक फर्टिलाइजर यूज नहीं करना चाहिए, आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए। अब देखो अल्टीमेट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 गोल है। 17 गोल के नाम है आपको मेंशन है, आपने पढ़ लीजिएगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।